हेलो गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। जैसा कि पिछला वीडियो आप सभी ने बहुत प्यार दिया और अच्छे आप सभी को अच्छा लगा और आप सभी का कमेंट था कि सर इसको रेगुलर किया जाए। तो चलिए आप सभी के विशेष आग्रह पे शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है। बहुत ही आज का एकदम एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिस तरह से एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, तो ये सीरीज हमारी बिहार पुलिस एग्जाम को लेके चल रही है और ये कंटिन्यू अभी से एग्जाम तक चलेगी। ठीक है, बस आप सभी थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए वीडियो को। अगर यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है कि कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह जो है कौन सा है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कीटोन का जो है कार्यात्मक समूह जो है पूछा जा रहा है वो कौन सा है। तो हम ज्यादा डिस्कशन एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय का अभाव है थोड़ा सा। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन बी होता है, यानी एक कहने का मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं जिसमें से एक जो है ऑक्सीजन भी इसमें होता है। तो ये कीटोन का एक प्रकार्यात्मक समूह होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अम्लराज या एक्वारेजिया, यानी अम्लराज को ही एक्वारेजिया के नाम से भी जानते हैं, बनाने के लिए जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ साथ जो है नाइट्रिक अम्ल को जो है किस अनुपात में मिलाने पे बनता है। तो यह जो है इसको किस अनुपात में मिलाने पर बनता है, तो 3:1 के अनुपात में मिलाने पर बनता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात में कितना 3 और नाइट्रिक अम्ल अनुपात कितना होता है 1 होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल की बात करते हैं तो ऑप्शन देखते हैं। वैद्युत बल है, गुरुत्वीय बल है, चुंबकीय बल है, तो नाभिकीय बल है। तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल की यदि हम बात करते हैं तो वह जो है कौन सा बल होता है, नाभिकीय बल होता है सबसे सशक्त बल। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक समुद्री मील बराबर कितना होता है। एक समुद्री मील बराबर जो है कितना होता है, तो आप सभी जानते होंगे 1.852 किलोमीटर होता है। और आपके ऑप्शन में सभी में मीटर दिया गया है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1852 जो है मीटर होता है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है 1852 मीटर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है, यानी सूर्य के किरण की तीव्रता जो है किसके द्वारा मापा जाता है। तो किसके द्वारा मापा जाता है, तो एक्टिनोमीटर के द्वारा जो है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात यदि हम करते हैं। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात जो है बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, कैमूर जिले में स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। बिहार से संबंधित आपको 5 क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। दुर्गावती जलप्रपात जो है यह बिहार के किस जिले में, कैमूर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी जो है बिहार के किस शहर में जो है गंगा नदी से मिलती है, तो यह जो है कुर्सेला नामक स्थान पर यह जो है गंगा नदी से मिलती है, कोसी कुर्सेला। आप सभी को बताना है बिहार और यानी भारत एवं नेपाल के मध्य जो है सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है। आप सभी को बताना है भारत और नेपाल के मध्य सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोइलवर पुल जो है किस नदी पर बना हुआ है। कोइलवर पुल आपसे पूछा जा रहा है जो कि बिहार में पड़ता है। कोइलवर पुल की यदि हम बात करते हैं तो यह जो है किस नदी पर बना हुआ है, तो यह सोन नदी पर बना हुआ है। और यह पिछले बार SI प्री के एग्जाम में पूछा था कि कोइलवर पुल किस नदी पर बना हुआ है, तो सोन नदी पर। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। माली की राजधानी कहाँ स्थित है। तो माली की राजधानी मैंने कई बार डिस्कशन के दौरान बताया होगा कि माली की राजधानी जो है वो कहाँ है, बमाको। कहाँ हो जाएगी, बमाको माली की राजधानी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करते हैं। पैंथलासा का अवशेष किस महासागर से उद्भव हुआ है। ये पूछा जा रहा है आपसे, पैंथलासा का अवशेष जो है किस महासागर से उद्भव हुआ है। आज का चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपको,
तो इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला क्या है, तो प्रशांत महासागर, पैंथलासा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर से इसका अवशेष उद्भव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1948 में श्रीलंका किस देश से आजाद हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि श्रीलंका जो है किस देश से आजाद हुआ था। आपके क्वेश्चन में ऑप्शन बहुत ही मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा, बट कंफ्यूजन भी होगा, तो ये ध्यान रखना है कि श्रीलंका किस देश से आजाद हुआ था। तो हमारा भारत किससे आजाद हुआ था? ब्रिटेन। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? ब्रिटेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 12 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए कौन अधिकृत है? यानी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है, यानी किसको अधिकार होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। आगे बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर कितना है? 13 नंबर हो जाएगा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था, वह किस लिपि में था? आपको यह भी बताना है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा था और वह किस लिपि में था, यह आपके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप ये कमेंट करके बताइएगा कि अशोक के शिलालेख को जो है सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा कब पढ़ा गया था। ठीक है, चलिए जिसमें से हम देखते हैं यह कौन सी लिपि में थी, तो आपको लिपि बताना है कमेंट करके। तो यह जो है ब्राह्मणी लिपि में थी। किस लिपि में थी? ब्राह्मणी लिपि में थी। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय कैलेंडर का प्रथम मास जो है वह कौन सा महीना होता है? भारतीय कैलेंडर का जो है प्रथम महीना की बात करते हैं, वह महीना जो होता है चैत्र महीना होता है। कौन सा महीना होता है? चैत्र महीना होता है भारतीय, ठीक है, कैलेंडर का जो है प्रथम मास जो कौन सी होती है? चैत्र होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। 15 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण की यदि हम बात करते हैं तो कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में इनकी जो है महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो वह कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ दिए गए थे? ये सभी जिनको नहीं पता होगा तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके उस पीडीएफ को भी आप देख सकते हैं। उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं किसी भी एग्जाम में हो, वो सारे आप उस पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसका बौद्ध धर्म का स्पेशल मैंने क्लास भी यूट्यूब पे लिया है, तो उस क्लास को भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, दिल्ली स्थित लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यानी दिल्ली के लाल किले में जो है मोती मस्जिद का निर्माण जो है कौन करवाए थे? तो वो औरंगजेब करवाए थे। अगर इसी में आपके दिल्ली के जगह पे आपसे पूछ दिया जाता कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो सही आंसर शाहजहां होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? यानी झारखंड के पूर्व में, यानी झारखंड का मैप आप, यदि बिहार का मैप आप जान रहे हैं कि बिहार के चारों दिशा में कौन कौन से स्टेट हैं, उसी तरह से झारखंड के पूर्व में जो है कौन सा राज्य है? क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, अकरा किस देश की राजधानी है? तो अकरा की बात करते तो यह किस देश की राजधानी है? तो घाना की राजधानी कहां हो जाएगी? अकरा हो जाएगी। तो सही आंसर क्या है? घाना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? तो जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक जो था यह किस वंश का था? तो यह बहमनी वंश का शासक था। कौन? जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक बहमनी वंश का था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के शासन काल में हुआ? यानी दिल्ली सल्तनत की सर्वाधिक सीमा का विस्तार जो है किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी जिन्हें पागल सन की बादशाह के रूप में जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। वो कौन से शासक थे? एम्बेटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आप लोग को देखने से लगता होगा फिरोज शाह तुगलक होगा, तो इस पे ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सर्वाधिक विस्तार भी हुआ था। सबसे असफल भी इन्हीं का सारा योजना भी असफल रहा था। चलिए आगे चलते, वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई है? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए जो है कुल 6 वेदांग की रचना हुई है। यानी किसको? तो वेदांग की रचना किसके लिए? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए हुआ है, जो कि कितना? तो टोटल 6 वेदांग है। वेदांग की संख्या कितना? 6। उपनिषद की संख्या कितना है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अमीर खुसरो की बात करते हैं तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। क्या है? अबुल हसन हो जाएगा अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। पीत आतंक के नाम से किस देश को जाना जाता है? यानी पीत आतंक के नाम से किस देश को संबोधित किया जाता है या किस देश को जाना जाता है? तो वह देश कौन सा हो जाएगा? जापान हो जाएगा। पीत आतंक के नाम से किस देश को जानते हैं? जापान को जानते हैं। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है। 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो 1906 में जो है वंदे मातरम समाचार पत्र जो है ये किसके द्वारा निकाला गया था? तो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा निकाला गया था? बिपिन चंद्र पाल के द्वारा जो है वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश ने की जिसके कारण उसे आधुनिक प्रजातंत्र की जननी कहा जाता है? आपसे ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश ने किया था जिसके कारण उसे आधुनिक प्रजातंत्र की जननी कहा जाता है? तो वह देश अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका यानी यूएसए है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? आपसे पूछा जा रहा है आजाद हिंद सरकार की स्थापना पूछा जा रहा है, न कि आजाद हिंद फौज। तो ये ध्यान रखना है। तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है 1943 में किया गया था। कब किया गया था? 1943 में किया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया था? तो विद्युत आकर्षण के नियम की यदि हम बात करते हैं तो वह जो है किसके द्वारा दिया गया था? कूलाम्ब के द्वारा जो है विद्युत आकर्षण का नियम दिया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो किस प्राणी के प्लाज्मा में जो है हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? वह प्राणी है केचुआ। कौन सा है? केचुआ। ठीक है। आगे बात करते हैं तो केचुआ जीव है और इसमें आप जान रहे हैं कि हीमोग्लोबिन जो है विलय हो जाता है प्लाज्मा में। आगे निम्न में से कौन सा अग्नाशय रस नहीं है? यानी ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है? तो आपसे पूछा गया है इसका आंसर पेप्सिन एंजाइम जो है या अग्नाशयी रस नहीं है। कौन सा? पेप्सिन। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में जो है कौन सी प्रक्रिया होती है? तो यह कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की। अब बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो संविधान का कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकार ही होता है। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है, जो किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन आप सभी को पता है कि कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरुआत हुई थी। तो आपसे पूछा गया है कि किस अधिवेशन के बाद इसकी शुरुआत हुई थी? तो 1905 के अधिवेशन की यदि हम बात करते हैं तो वह अधिवेशन कहाँ में आयोजित किया गया था, यह बताना है आप सभी को। तो वह जो है 1904 में बनारस अधिवेशन हुआ था। ठीक है। 1905 में कलकत्ता अधिवेशन 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था। तो 1905 के बनारस अधिवेशन के बाद हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का। औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को जो है अपनाया था? तो औरंगजेब किस सूफी सिलसिले को अपनाया था, यह बताना है। तो औरंगजेब के द्वारा जो है नक्शबंदी सिलसिले को अपनाया गया था। किस सिलसिले को? नक्शबंदी सिलसिले को अपनाया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 34। भारत सरकार द्वारा नई वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा जो है नई वन नीति की बात करते हैं, यह 1988 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1988 में लागू किया गया था नई वन नीति। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है किस राज्य में पड़ता है? तो मिजोरम में पड़ता है। किस राज्य में? मिजोरम में स्थित है।
आगे क्वेश्चन नंबर 36 है, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी की यदि हम बात करते हैं, यह किस खेल से संबंधित है? यह जो है आपका ब्रिज से संबंधित हो जाएगा। होलकर ट्रॉफी का संबंध जो है ब्रिज से हो जाएगा। आगे है 37 नंबर क्वेश्चन, मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है? मैंग्रोव वन का विकास जो है किस प्रकार के जल में होता है? तो खारे जल में मैंग्रोव वन का विकास होता है। आगे बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु आपसे पूछा जा रहा है और इस तरह के प्रश्न बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो ध्यान रखना है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु की बात करते हैं तो वह धातु हो जाएगा पोटेशियम। कौन सी धातु हो जाएगी? पोटेशियम जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो कौन से बंदरगाह को जो है ज्वारीय बंदरगाह के रूप में जानते हैं? तो वह बंदरगाह है कांडला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर है? यानी सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन सा है? तो यह इसकी यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, तो सही आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सही आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 41 में क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इस चीजों को देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है? तो आप भारत का देशांतर अक्षांश ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये पूछा जा रहा है गौरमोता यानी पश्चिमी बिंदु। तो पश्चिम बिंदु की बात यदि हम करते हैं तो कितने डिग्री देशांतर पे स्थित हो जाएगी? तो यह जो है 68 डिग्री 7 मिनट हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट से 9725 या जो है इसका पूर्वी हो जाएगा। तो 68 डिग्री 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 मिनट। आगे क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस श्रेणी को जो है खनिजों का संग्रहालय कहते हैं? तो किस श्रेणी को खनिजों का संग्रहालय कहते हैं? तो आपको सही बताना है। तो अरावली श्रेणी के जो खनिज होते हैं इन्हें जो है खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। किन्हें? अरावली श्रेणी को जो है खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 43 है कि ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? तो ग्रीन मफलर का संबंध जो किससे हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हो जाएगी। ग्रीन मफलर किससे हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण से। आगे 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे अजात शत्रु के उपनाम से जाना जाता है? तो अजात शत्रु के उपनाम से जाना जाता है, तो इस ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि हमारे बिहार के यानी प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे जो राष्ट्रपति के रूप में पदस्थापित हुए थे। तो वो व्यक्ति कौन से हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अजात शत्रु के उपनाम से जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है यह किस मंत्रालय के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया है? तो यह कृषि मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय के द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें से कौन सा एक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बात करते हैं तो कौन नहीं है? तो जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उबुंटू, मिंट, एमएस डॉस ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही आंसर क्या है? जावा एक ब्राउजर है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? इसमें से कौन सा आश्रम है जो महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो पवनार आश्रम की बात करते हैं, जो कि किनके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा जो है स्थापित है। किनके द्वारा है? यह विनोबा भावे के द्वारा। सेवाग्राम साबरमती ये महात्मा गांधी के द्वारा है। आगे 48 नंबर है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है कब किया गया था? तो ये बताना है आप सभी को। तो 1887 में जो है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी।
आगे 49 नंबर क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? यानी गड्ढा आवास जिसको बोलते हैं, यानी गड्ढे आवासों के अवशेष जो है कहाँ पाए गए हैं ये बताना है। तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। आगे है क्वेश्चन नंबर 50 है, रिवेलियन यानी 1857 की क्रांति है, यानी रिवेलियन 1857 पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। रिवेलियन 1857 पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो पीसी जोशी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पीसी जोशी के द्वारा जो है रिवेलियन 1857 पुस्तक लिखा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान में जो है नागरिकता का प्रावधान जो है 1949 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1949 में लागू हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली खोजी गई है? तो भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली खोजी गई है? तो वह राज्य कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। कौन सी राज्य हो जाएगी? मिजोरम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज कौन सा होता है? तो पसीना में जो उपस्थित खनिज होता है वह सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड जो है पसीना में उपस्थित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पीपुल्स वार ग्रुप जो है यह संबंधित है नक्सलवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? नक्सलवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कर्नाटक के मैसूर पैलेस किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? यानी कर्नाटक का मैसूर पैलेस जो था किस राजवंश का आधिकारिक निवास था, यह बताना है आप सभी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वाडियार वंश का जो है ये आधिकारिक निवास था। चलिए आगे चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की तरफ। तो सही आंसर क्या होगा? वाडियार वंश हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, किसने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया था? तो दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में जो है कौन से व्यक्ति काम किए थे? तो यह व्यक्ति हो जाएंगे आपके भिकाजी रुस्तम कामा। ये दादा भाई नौरोजी के जो है निजी सचिव के रूप में काम किए थे भिकाजी रुस्तम कामा। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा बहुत ही फेमस महिला हैं। आगे बात करते हैं, कौन से ऋग्वैदिक कालीन देवता मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाते थे? यानी ऋग्वैदिक कालीन देवता जो ऐसे कौन थे जो मनुष्य एवं देवता के बीच जो है मध्यस्थता निभाने का काम करते थे? वह देवता कौन है? आप सभी ऋग्वैदिक काल में इस बातों को पढ़े होंगे। ठीक है, तो सही आंसर कौन होगा? अग्नि। आप देखते हैं कि मनुष्य एवं भगवान की मध्य, तो अग्नि, आप अग्नि में हवन करते हैं तो किनके लिए हवन करते हैं? तो भगवान के पास जो है भगवान की याचना करते हैं, जिसके लिए कहा, तो इसके लिए मध्यस्थता करने का काम कौन से देवता करते थे? अग्नि। आगे 58 नंबर क्वेश्चन, पालीगरा के विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो यानी पालीगरा के विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र जो है कौन सा क्षेत्र था यह बताना है। तो यह क्षेत्र जो है तमिलनाडु पड़ता है। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? तमिलनाडु। आगे क्वेश्चन नंबर 59 है, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाते हैं? सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे अवसादी सेल के रूप में जानते हैं। किस सेल के रूप में जानते हैं? अवसादी सेल के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है? तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित अनुच्छेद की यदि हम बात करते हैं तो वह अनुच्छेद जो है आपका कौन? अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद 262 अनुच्छेद, और अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता की यदि हम बात करते हैं तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, राम सुभग सिंह। कौन हो जाएंगे? राम सुभग सिंह जो है लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। आगे क्वेश्चन नंबर 62 है, भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान की आधिकारिक भाषा की यदि हम बात करते हैं तो इसका सही आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगा? जोंगखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोंगखा जो है या भूटान की आधिकारिक भाषा है।
आगे क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन सा जो है अधात्विक खनिज है। तो अधात्विक खनिज की बात करते हैं, तो निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है, तो गंधक सही आंसर हो जाएगा। क्या? गंधक अधात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइट नहीं है, यानी थैलोफाइटा समूह का पौधा नहीं है। आप सभी पढ़े होंगे बायोलॉजी में, ठीक है। तो थैलोफाइटा समूह के पौधा कौन सा नहीं है, यह बताना है आप सभी को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा फ्यूनेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सभी जो है किसका है, तो थैलोफाइटा समूह का है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65, अरुण, वरुण और तमूर नदियां किस नदी प्रणाली का हिस्सा है। तो अमूर, वरुण और तमूर ये किस नदी प्रणाली का हिस्सा है, यह जो है गोदावरी नदी प्रणाली का हिस्सा है। किसका है? गोदावरी नदी प्रणाली का हिस्सा है। आगे क्वेश्चन नंबर 66 से 66 कहा जा रहा है, आयमा नाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है। क्या है? आयमा नाम जो है यह भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है। यह किस राज्य में स्थित है। तो करंट भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी इन चीजों को भी आप करंट के लिए एसपीडी बुक को फॉलो सभी लोग करिए, ठीक है। चलिए, तो आयमा नाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत है, यह किस राज्य में स्थित है। तो यह जो आपका कौन से राज्य हो जाएगा? केरल में हो जाएगा, ठीक है, केरल राज्य हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 67 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है कब पेश किया गया था। तो सही आंसर इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, आप सभी कमेंट करेंगे, ठीक है। तो पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत जो है 1968 में किया गया था। कब किया गया था? 1968 में। और ठीक है, और लोकपाल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं, लीची का जो है खाने योग्य भाग कौन होता है। तो लीची का खाने योग्य भाग की यदि हम बात करते हैं तो एरिल जो है लीची का खाने योग्य भाग होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 69, पाली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो पाली जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है। तो पाली हिमाचल प्रदेश का जो है लोक नृत्य है, ठीक है, एचपी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 ठीक है, ओस बनने के लिए कितने प्रतिशत आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। तो ओस बनने के लिए जो है कितना प्रतिशत जो है आपेक्षिक आर्द्रता होना चाहिए। तो कितना परसेंट? 100% जो है आपेक्षिक आर्द्रता होना चाहिए ओस बनने के लिए। आगे 71 नंबर प्रश्न है, 69 व्यक्ति, अच्छा चलिए यहाँ से मैथ आ गया। चलिए तो ये मजेदार चीज है, इन प्रश्नों को आप सभी का रिक्वेस्ट था कि सर मैथ इंग्लिश का भी डिस्कशन करवा ही देते तो बेहतर होता। तो 69 व्यक्ति किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 69 व्यक्ति है, 69 व्यक्ति है, कितने दिनों में करते हैं? 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो आपसे कहा गया उसी काम को पूरा करने में 23 व्यक्ति कितने दिन समय लेंगे। उसी यानी 69 व्यक्ति है 6 दिन में करते हैं, और इतना ही काम को 23 व्यक्ति हैं कितने दिनों में करेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। एक्स का मान 23 तिया 69, 3 गुने 6 यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा? 18, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, x माइनस 1/x इक्वल टू आपको 11 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान कितना होगा। तो ऐसा प्रश्न जब भी x माइनस 1/x दिया हो और सेम यही पूछा जाए क्यूब फॉर्मेट में, इसका सीधा फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस प्लस का 3a, ठीक है। तो एक का मान जहां पे कितना हो जाएगा 11, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और प्लस का 3a तो 11 या 33, 331 में 33 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1364 हो जाएगा, ठीक है। 1331 में 33 जोड़ेंगे कितना 1364, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 73 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि यदि 40 वस्तु का जो है, यदि 40 वस्तु का क्या है कि विक्रय मूल्य 50 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, आसान, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को हम एसपी लिख सकते हैं। 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य को सीपी लिख देते हैं। तो 40 एसपी बराबर 50 सीपी।
अब देखिए एक जीरो से एक जीरो तो हम काट भी सकते हैं, तो इधर क्या बचेगा 4sp बराबर 5cp। तो इसमें हम sp और cp का यदि रेशियो निकाल लें, हम sp और cp का रेशियो निकाल लें, तो sp कितना हो जाएगा 5 इधर वाला और cp कितना हो जाएगा दूर वाला, तो कितना, तो sp के जगह पे कितना हो जाएगा 5 और cp के जगह पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है तो जो है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। आप ध्यान से देखेंगे किसी वस्तु को 4 में खरीद रहे हैं, 5 में बेच रहे हैं, तो लाभ या हानि, तो आप कहेंगे सर 4 में खरीद के 5 में बेचेंगे तो 1 रुपया का यानी 1 अनुपात में 1 का लाभ होगा। और लाभ या हानि की गणना यानी कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो क्रय मूल्य पर करते हैं, तो क्रय मूल्य कितना 4, तो 1/4 को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 25% जो है इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। तो 25% की लाभ हो जाएगी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी समझे होंगे, तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 74। कहा जा रहा है 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि 11/10 प्राप्त हो। आप देखिए 10/11 में क्या जोड़ा जाए, आपका सारा फ्रैक्शन में दिया गया है, तो 10/11 में क्या जोड़ा जाए, तो इसके जगह पे हम मान लेते हैं x/y जोड़ा जाए, जिससे कितना योग होना चाहिए 11/10 योग होना चाहिए। यानी x/y का वैल्यू आपको निकालना है, तो 11/10 में से ये बराबर की इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो -10/11। यहाँ से जोड़ घटाव आप करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। मेरे उम्मीद से शायद 21/110 आंसर आना चाहिए। आप देखिएगा 11 121 और 100, तो 100 कितना हो जाएगा 121 में से 100 जाएगा 21, अब बट्टे 11 10 का एलसीएम कितना 110, 21/110 सही आंसर है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 में कहा जा रहा है 2.5 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है। तो 2.5 दिन की बात करते हैं और 15 मिनट की बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे आप, तो 15 मिनट, ये 2.5 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है, तो 2.5 दिन का 15 मिनट। आप इसको समझने का प्रयास इस तरह से भी आप कर सकते हैं, 2.5 दिन का, तो जिसमें का लगा हो उससे हमें कहाँ रखना है, नीचे रखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो 15, ठीक है, 2.5 दिन का, तो 2.5 दिन में कितना घंटा होगा, तो 24 दूना 48 12 60 घंटा होगा, तो 60 घंटा। और ये यदि मिनट में है तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ता है, 00 से 00 कट ही जाएगा, 15/6 36, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 2.5 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है, तो जिसमें का लगा हो सिर्फ उसको क्या करना है, नीचे रख देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है आपसे, तो 76 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है 1600 रुपये की राशि पर 10 वर्षों में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो। तो देखिए 1600 रुपया की राशि दिया गया है 10 वर्षों में, और एक वर्ष में हमें ब्याज कितना मिलता है 7.25% मिलता है। तो 10 साल में ब्याज कितना मिलेगा हमें, 10 साल से 70 यानी 72.5% हमें ब्याज मिलेगा। कितना रुपया का, तो 1600 का, तो गुने हम क्या कर सकते हैं 1600 का हमें 72.5% निकाल देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये दशमलव जाएगा, नीचे 1 जीरो आएगा, 1 जीरो कट जाएगा। आप 725 को 16 से गुना करके 1 जीरो बैठा दीजिएगा, जो आएगा आंसर। ठीक है, चलिए, और ये प्रतिशत हटेगा तो इसके बदले भी 00 आ जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है, इसको सॉल्व करिएगा, यानी 1600 का 72.5% निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब ही आप जानते हैं, जिसे PYQ के रूप में लिख सकते हैं। तो आप इसे देखने पे आपको समझ में आएंगे, क्या क्या बोलते हैं 128 को किसी भी पावर के फॉर्मेट में यानी रूट है, यानी 2 के फॉर्मेट में आप 3 के पावर में नहीं आ पाएगा, 128 6 के रूप में नहीं आ पाएगा, 128 7 के रूप में नहीं आ पाएगा। हाँ बिल्कुल आ पाएगा, क्योंकि 2 का पावर 7 कितना होता है 128 होता है। अगर इस पे रूट चढ़ा हुआ है, रूट हटता है, तो क्या 1 बट्टे में आ जाएगा जितना है उतना, तो 7 से 7 कर जाएगा, यानी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्योंकि 128 को तो हम लिख सकते हैं ना 2 का पावर 7, तो 2 का इसके अंदर क्या लिखे 2 का पावर 7, और ये रूट के अंदर जो भी रहता है इसमें नहीं कुछ रहता तो 2 रहता है, लेकिन है 7 लिखा हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा 1 बट्टे कितना हो जाएगा 1 बट्टे 7, 7 से 7 कट जाएगा, सही आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 एक क्या है परिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। एक वर्ग किलोमीटर में कितना वर्ग मीटर होता है? तो एक वर्ग किलोमीटर आपसे पूछा जा रहा है। एक वर्ग किलोमीटर का मतलब ही होता है कि एक जिसका जो है लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई भी कितना हो 1 किलोमीटर हो, जिसका लंबाई और चौड़ाई कितना होना चाहिए 1 किलोमीटर होना चाहिए। तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000, और चौड़ाई भी कितना 1000, तो इसका एरिया निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपसे और चुनने के लिए कहा गया था, तो और चुनने की बात करते हैं, ठीक है। तो 528, 360, 224, 196, तो आपको देखने के बाद सबसे पहले माइंड में आता है कि इसमें से देख लेते हैं नंबर थोड़ा सा बड़ा है तो स्क्वायर क्यूब भी है क्या, या सम भी है क्या, तो देखने के बाद सब पता चलता है सारा सम संख्या ही है, तो इसमें से कैसे फाइंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है 196 जो है यह कितना का स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर वाले हम ले सकते हैं, तो ओड क्या हो जाएगा 196। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 80 की तरफ। 80 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है ये फाइंड करना है वाट की जगह पे क्या होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो ये 25 है किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। अगर 5 में 8 को जोड़ते हैं तो बीच वाला आ रहा है 13 आ रहा है, ठीक है। ये 25 कितना 5 का स्क्वायर है, 5 में इस 7 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 12, 7 5 12 आ रहा है। ये 9 है, और इधर यहाँ पे क्या रखे जो जोड़ने पे जो 15 आ जाए, तो यहाँ पे क्या रखना चाहिए हमें 6 रखना चाहिए, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 36 होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। आपसे कहा गया लुप्त संख्या ज्ञात करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहां से देखिएगा c प्लस डी, एक बढ़ रहा है एक बढ़ रहा है एक बढ़ रहा है, ई एफ हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे आपको फाइंड करना है बीच वाला, ठीक है। तो बीच वाला में क्या क्या बढ़ रहा है, तो देखिएगा 9 3 12 3 15 3 18 होना चाहिए, तो 18 आपके ऑप्शन में बिल्कुल है, जो कि क्या 18 होता है आर होता है। इसी तरह देखिए ना ये 5 है 6 है 7 है 8 है, इसी तरह सीरीज में जा रहा है 1 है 2 है 3 है 4 है, तो इस तरह सीरीज में जा रहा है तो 1 2 3 4 इस तरह जा रहा है, तो बीच वाला क्या जाएगा 3 3 बढ़ेगा, 9 3 12 3 15 3 18, 18 क्या होता है आर होता है। ये एक प्रॉब्लम का क्वेश्चन है 82 नंबर। आसानी से आप बना सकते हैं, निताई नालिनी से 12 वर्ष बड़ी है, यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग जो है 28 वर्ष है, तो निताई की वर्तमान आयु क्या है। आप देखिएगा इसे बनाने का कई तरीका है। निताई नालिनी से 12 वर्ष बड़ी है, तो इसका हम x माइनस का y तो मान सकते हैं कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना है, तो 5 वर्ष पहले 28 है यदि हम, तो अगर हम 5 वर्ष यानी वर्तमान में यदि हम लाना चाहें तो कितना करना पड़ेगा हमें, तो वर्तमान में लाने के लिए 5 5 वर्ष दोनों में जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, तो 10 28 से 10 कितना 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो आप यहां से ध्यान से देख सकते हैं कि 28 10 38, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका दोनों का वैल्यू आपको आसानी से निकल जाएगा। 38 12 कितना होता है 50, 50 बट्टे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो आपसे जिसका पूछा निताई का हम क्या माने x माने, तो x बराबर 25 आ जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आसानी से सॉल्व करते हैं, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में कुछ नहीं है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। निताई नालनी से 12 वर्ष बड़ा है, बड़ा का मतलब ही होता है बड़ा या छोटा का मतलब अंतर, तो बड़ा कि निताई कौन कौन बड़ा है, तो निताई, तो निताई को हम x मान लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 12। आगे कहा गया यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले आयु थे एक का योग 5 वर्ष पहले, यानी दोनों मिला के 28 है ना, तो दोनों मिला के दोनों को अगर वर्तमान में लाएंगे तो 5 गुना 10 वर्ष बढ़ेगा, तो 28 10 कितना हो जाएगा 38, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 38। अगर हम x का निकालना है तो y वाला कट जाएगा ना, x x क्या हो जाएगा 2x बराबर 38 12 कितना 50, 2 से काटेंगे x बराबर कितना आ जाएगा 25, तो सही आंसर 25। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझे होंगे। और ये 83 नंबर क्वेश्चन है, जोड़ घटाव गुना भाग है, आप सभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो आपसे कहा गया G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप का बैठक जो है कहाँ आयोजित किया गया था, ये बताना है आप सभी को।
चलिए देखते हैं। तो ये G20 का सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप का बैठक जो है ये वाराणसी में आयोजित किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 85, किस राज्य ने जो है हाल ही में सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति की मंजूरी की यदि हम बात करते हैं तो किस क्षेत्र, कौन सा राज्य दिया है? तो असम दिया है। आगे बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, यह घर मेरा है इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? तो यह घर मेरा है, इसमें जो है किस प्रकार का विशेषण है? तो यह जो है सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण है, यह घर मेरा है। आगे बात करते हैं सूर सागर के रचयिता कौन है? तो सूर सागर के रचयिता की यदि बात करते हैं तो सभी को पता होगा सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास है। आगे पूछा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का जो है हिंदी पर्याय यानी हिंदी वर्ड क्या हो जाएगा? तो इसका क्या होता है? प्रशासनिक नियंत्रण ना, ठीक है। प्रशासनिक नियंत्रण यानी कंट्रोल मतलब नियंत्रण होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या होता है? प्रशासनिक होता है। तो कंट्रोल यानी प्रशासनिक नियंत्रण सही आंसर है। आगे सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? परोपकार पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न है। परोपकार की बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? परोपकार। परोपकार नहीं होता है, ठीक है। प्रोप आधा का प नहीं होता है, इसमें भी आधा प आधा क नहीं होता है, परोपकार सही है। आगे 90 नंबर है, आई तो रोजी नहीं तो रोजा। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या यानी मुहावरा है। आपसे पूछा गया आई तो रोजी नहीं तो रोजा, अगर मतलब कोई चीज आ जाता है तो अच्छी बात है, हम उसे जो है रोजी रोटी समझेंगे, और नहीं आया तो उसे हम रोजा समझेंगे। रोजा का मतलब क्या है कि भूखे रह जाएंगे यानी फेस्टिवल समझेंगे, ठीक है। तो इसका मुहावरा का अर्थ आपसे पूछा गया है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। कहने का मतलब है कमाया तो खाएगा, नहीं खाएगा तो क्या होगा? भूखे रहेगा, नहीं कमाएगा तो। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। 91 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय की बात करते हैं, यह जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। आगे पूछा राजभाषा प्रगमी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? यानी राजभाषा समिति की अध्यक्षता की बात करते हैं तो कौन करते हैं? आपसे 92 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कौन करते हैं? गृह मंत्री करते हैं। आगे 93 है, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मानंद सहोदर की बात करते हैं तो यह किसे कहा जाता है? तो काव्यानंद को कहा जाता है, ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। आगे 94 नंबर है, निम्न में से भाववाच्य कौन सा है? तो भाववाच्य की बात कर रहे हैं तो भाववाच्य की तो आप ऑप्शन को देखेंगे तो मोहन पुस्तक पढ़ता है नहीं, ठीक है। मोहन से बैठा नहीं जाता है, ये बिल्कुल सही है। भाववाच्य की बात करते बैठा नहीं जाता है यानी कुछ प्रॉब्लम है, तो मोहन ये जो है क्या है कि भाववाच्य, मोहन से बैठा नहीं जाता है। आगे 95 नंबर है, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है पूछा जा रहा प्रत्यय, और आप सभी उपसर्ग पढ़े होंगे कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय का प्रयोग जो करते हैं वो बाद में करते हैं और उपसर्ग का प्रयोग जो है पहले होता है। तो राष्ट्रीय ये आपका जो है ये क्या हो जाएगा? प्रत्यय है। अब देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का है क्वेश्चन नंबर 96 में कहा जा रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी एक लंबा सा वर्ड दिया हुआ रहेगा, उसके लिए एक वर्ड को चूज करना है। इसके लिए सेंटेंस क्या दिया गया है? अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, यानी परफेक्ट बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। संतुलन यानी बैलेंस। बैलेंस की बात करते हैं तो आपका जो है मेडाइवल मतलब होता है आप सभी जानते हैं मिडाइवल हिस्ट्री जो है वही मिडाइवल है, ठीक है। यानी मध्यकालीन की बात करते हैं तो ये नहीं होगा। इरेलीवेंट मतलब होता है कि समझिए कि समान नहीं होना, मतलब इसके बाद है एक टेम्पोर मतलब ये छिटपुट होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है संतुलन, ठीक है। इक्विलिब्रियम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे 97 नंबर, माय सिस्टर कॉल्ड मी फॉर माय लंच आवर्स टू टेल मी दैट शी वाज गेटिंग मैरिड। आप ध्यान से सेंटेंस को पढ़ेंगे तो माय सिस्टर कॉल्ड मी, बुलाई, फॉर किसके लिए? माय लंच के लिए। क्या मेरी सिस्टर बुलाई कब? तो लंच के लिए, लंच के टाइम में, लंच आवर्स, आवर्स मतलब क्या? लंच के समय में। टेल मी दैट शी वाज गेटिंग मैरिड, तो शी वाज गेटिंग मैरिड, तो वो मैरिड करने वाली। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे दिया गया है आपसे पूछा गया ईयर फाइंड करना है,
ठीक है, एरर फाइंड करना है। तो माय सिस्टर कॉल्ड मी फोर, फोर का प्रयोग जो है हम कब करते हैं, तो जब किसी पर्पस या रीजन के लिए करते हैं, किसी कारण होता है उसमें करते हैं। लेकिन हमें किसी एक एग्जैक्ट टाइम के लिए अगर हम करना होता है, उसे जो खाने के समय, तो खाने के समय के लिए हम किस वर्ड का प्रयोग करेंगे, ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे होना चाहिए था माई सिस्टर कॉल्ड ड्यूरिंग फॉर माई लंच आवर्स टू टेल मी दैट शी वाज गेटिंग मैरिड। तो फोर की जगह क्या होना चाहिए था, ड्यूरिंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, आई यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आई होम बिफोर सी अराइव्ड, यानी मैंने घर से निकला, यही ना है, लेफ्ट लेफ्ट सभी में दिया हुआ है, तो इसमें आपको चूज करना है, निकला तो उसके आने से पहले, तो उसके आने से पहले, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, तो आई हैड लेफ्ट होम बिफोर सी अराइव्ड। सही आंसर क्या होना चाहिए, हैड लेफ्ट होना चाहिए। आगे 99 है, ए पर्सन हु प्रोड्यूसेस ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। तो एक ऐसे व्यक्ति जिसका हैंडराइटिंग ब्यूटीफुल, हैंडराइटिंग इसे क्या बोलते हैं, इसे कैलीग्राफर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैलीग्राफर बोला जाता है। आगे 100 नंबर क्वेश्चन है, कादर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी सेक्युलेट दिया गया है, इसका आपको कहा गया है कि एक एंटोनिम बताना है। ठीक है, तो सेक्युलेट का मतलब होता है, क्या होता है, तो अलग करना होता है। सेक्युलेट का मतलब क्या होता है, अलग करना, यानी किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से अलग कर देते हैं, उसे सेक्युलेट कहा जाता है। सोशलाइज मतलब होता है सामाजिक होता है, क्या होता है, सोशलाइज मतलब सामाजिक होता है। ठीक है, और ब्लिंक मतलब झपकना होता है। कॉन्फाइन मतलब भी होता है सीज, यानी जब्त कर लेना होता है। ठीक है, कैद करना होता है कॉन्फाइन मतलब। आइसोलेट मतलब भी होता है छिटपुट। तो इसका अगर साइनोनिम्स पूछा जाता तो आइसोलेट आराम से कर सकते थे, लेकिन आपसे कहा गया अपोजिट वन। तो सोशलाइज क्या होता है, सामाजिक, यानी किसी व्यक्ति को व्यक्ति से अलग करेंगे, अगर एक साथ रहेगा तो वो क्या होगा, उसका एंटोनिम हो जाएगा। तो सही आंसर 100 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू।